सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम जो आपके सीटेट के एग्जामिनेशन जो आपके 27 तारीख को हुए थे, उनके क्वेश्चंस को बेसिकली हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे गए थे। थोड़े से क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजिंग आया था और लगभग आप इसको मॉडरेट लेवल का पेपर मान सकते हैं जो आपके 27 तारीख को आया था। हालांकि क्वेश्चन का अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है चैप्टर्स के, तो आप आसानी के साथ सारे क्वेश्चन को करके आए होंगे और अच्छे खासे नंबर आप स्कोर कर लेंगे। 24 तारीख के भी क्वेश्चन कुछ अच्छे पूछे गए थे, इस कारण से मैंने उसका भी यहाँ पे ले रखा है, क्योंकि उसको मैं करा नहीं पाया था, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम आपके जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कल के डेट में, यानी कि 27 तारीख को, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका था वो ये था कि 1 मीटर का 3/4 भाग किसके बराबर होता है। 1 मीटर का 3/4 भाग किसके बराबर होता है। तो अगर आप सभी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, या फिर आप सभी खाली भर ऑप्शन को देखते होंगे, तो ऑप्शन को ही देख करके आप इसका आंसर तुरंत कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर का 3/4 भाग बताना था, तो 100 सेंटीमीटर का 1/4 भाग 25 हो जाएगा, तो 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 25 × 3, यानी कि 75 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है। अच्छा, कई लोग को ये नहीं पता होता है दोस्तों कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, ये नहीं पता होता है। तो इसके लिए आपको एक चार्ट या फिर एक टेबल याद कर लीजिए। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, इस प्रकार से आपको याद कर लेना होगा। और अगर आपको ये याद हो गया तो फिर आप आसानी के साथ कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर याद हो गया आपको, और आपको ये पता हो गया कि भाई ऊपर से नीचे जाते हैं तो हर एक स्टेप पे गुणा 10 करते हैं। जितना स्टेप नीचे उतरना है उतने स्टेप पे हम क्या करते हैं, गुणा 10 करेंगे। जितना स्टेप नीचे उतरेंगे उतना गुणा 10 करते जाएंगे। और अगर नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर अगर हमें जाना है, तो क्या करना है, डिवाइड बाई 10 करना है। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई पूछता है बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो देखिए कितना स्टेप नीचे आना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप नीचे आना है, यानी कि 3 बार 10 से गुणा करना होगा। 1 को 3 बार 10 से गुणा कर देंगे आप, तो 1 × 10 10 हो जाएगा, 10 × 10 100, और 100 × 10 1000, यानी कि 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? अरे 1000 मीटर होगा, सॉरी, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा। ठीक है, ऐसा मैं कुछ कह रहा था। ठीक, अच्छा, उसी प्रकार से 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए देखिए कितना स्टेप नीचे उतरना है, 1 स्टेप और 2 स्टेप नीचे उतरना है, यानी कि 2 बार 1 को 2 बार 10 से गुणा करना होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस प्रकार से इसको आसानी से निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान सा था। ठीक है, आप इसको अगर देख लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं इसका आंसर आपको समझ में आया होगा, 75 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 97 में इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। 97 में इकाई अंक क्या है, ये डायरेक्ट आपको पूछना चाह रहा है। तो 97 में आप जानते हैं कि 7 इकाई अंक है और 9 जो है आपका दहाई है, यानी कि 97 को आप लिख सकते हैं ना 9 × 10 + 7, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो इकाइयों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। इकाइयों की संख्या 7 है। इसमें कितनी है, इकाइयों की संख्या आपकी 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक जो है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इकाइयों की संख्या 7 ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका आपसे क्वेश्चन जो आया था वो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया था। आसान सा क्वेश्चन है, सारे ही लोग इसका आंसर बड़े ही आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 120 को, ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ गई हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, पीछे चला गया लगता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि 120 को किससे डिवाइड करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 120 डिवाइड बाई 40, इसमें बॉड मास रूल लग जाएगा। ठीक है, बॉड मास रूल से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर ये वाला डिवाइड सॉल्व होगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 3, मतलब 120 को 40 से डिवाइड किया, 3 + 6 माइनस का 9, तो 3 + 6 कितना हो गया, 3 + 6 मिल करके आपका 9 हो गया, और 9 में से 9 माइनस हुआ तो ये 0 हो गया, और 0 गुणा किसी भी संख्या का तो आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर
आपकी ए हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम चलते हैं जल्दी से। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आ गया। लिखा हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान पे बदलने पर बनी संख्या का योगफल 154 है। 154 है, मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, मान लीजिए ये 2 अंकों की संख्या है और इनके अंकों को बदल दिया जाए, मतलब 68 कर दिया जाए, इसको मान लीजिए 86 कर दिया जाए। तो मतलब कहने का मतलब ऐसा कुछ है कि 86 और 68 का योग कितना आना चाहिए, 154 आना चाहिए। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए अगर दहाई का अंक इकाई के अंक का अनुपात 3:4 है। दहाई और इकाई अंक के अनुपात 3:4 है। इतना अच्छा ये क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कैसे आप करेंगे। अगर आप इसको करने के लिए, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, केवल और केवल आप इस क्वेश्चन को देख करके कर सकते हैं 2 सेकंड के अंदर। कैसे, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, लिखा हुआ है एक संख्या के अंक मतलब एक संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने पर संख्या। ठीक है, तो इस संख्या देखिए, सबसे पहले संख्या क्या है, देखिए पहला संख्या अगर आपका पहला ऑप्शन अगर सही आंसर होता तो संख्या है 86 और इसके अंकों को बदलिए 68। ठीक है, 86 और अंकों को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और 86 और 68 का योग आप देख सकते हैं। आपको पूरा योग करने की जरूरत नहीं है, बस आखिरी के 2 अंक देख लीजिए। ठीक है, 86 मतलब 8 और 6 का जब योग आप करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 का 4। ठीक है, आखिरी का अंक 4 आ रहा है, यानी कि हो सकता है कि इसका अंक हो जाएगा। ऐसे ही 68 का देखिए, 68 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। और 8 6 मिल करके इसका भी 4 आ रहा है, ये भी हो सकता है, इसका भी योग जो है 154 हो सकता है, क्योंकि आखिरी में 4 है ना, तो हम ऐसे मान लेते हैं। इसको अगर बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 84 का 48 हो जाएगा और 8 और 4 मिल करके 12 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए आपका 83 था, ये 38 हो जाएगा और 8 और 3 मिल करके 11 होगा, 1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि 2 ऑप्शन बच गए, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। वैसे इतना भी करने का आपको ज़रूरत नहीं था। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि इकाई का अंक का, इकाई का और दहाई का, मतलब दहाई का अंक इकाई का अंक का अनुपात 3:4 है। तो देख लीजिए भाई 3:4 किसका है, इकाई और दहाई का। देखिए यहाँ पे दहाई का अंक 8 है और इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो अनुपात देख लीजिए, इनका अनुपात निकालना हो तो 4:3 है, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। 68 का देखिए, 68 का ठीक है अनुपात देख लीजिए भाई, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यही आपका तो आंसर है 68। 2 सेकंड के अंदर आप बता सकते थे। इसका देखा जाए तो इसका अनुपात 1:2 का था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो इसका कोई अनुपात ही नहीं था, 8:3 था। तो ये मतलब इसका आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं, केवल और केवल अनुपात वाला दूसरा वाला कंडीशन देख करके आप इसका आंसर कर सकते हैं कि इसका अनुपात जो होगा वो 3:4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा सा आया हुआ था। लिखा हुआ था अनु खरीदारी के लिए गई और उसने 3 किलो आलू 20 रुपये प्रति केजी, ठीक है, 3 किलो टमाटर 15 रुपये प्रति किलो, 5 किलो प्याज 50 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। ठीक है, 3 किलो नींबू भी खरीदी जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति किलो थी और उसने पूरी खरीदारी के लिए दुकानदार को 500 रुपये चार्ज, मतलब इसको जो है दुकानदार 500 रुपये चार्ज करता है। तो विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब जो जिसने बेचा है, ठीक है, उसने 500 रुपये इससे लिए हैं, तो बताइए उसको कितने रुपए की प्रॉफिट हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा भाई, देखिए 3 किलो आलू खरीदती है, 1 किलो का दाम 20 रुपये है, तो 3 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 60 रुपये। उसके बाद 3 किलो टमाटर खरीदती है 15 रुपये के भाव से, यानी कि 45 रुपये का आपका हो गया टमाटर। ठीक, उसके बाद 5 किलो प्याज खरीदती है 50 रुपये की दर से, यानी कि 250 रुपये की उसने खरीद ली प्याज। ठीक, बात समझ में आ रही, 5 गुणे 50 250। 3 किलो नींबू खरीदती है 40 रुपये की दर से, यानी कि 120 रुपये की इसने खरीद ली नींबू। ठीक है, और इसने 500 रुपये दिया, यानी कि इसको जोड़ने पे जितना आ रहा होगा उसको 500 में से घटा देंगे तो उतना जो है लाभ हो जाएगा। जोड़ने पे देख लीजिए कितना आ रहा है, आखिरी का अंक 5 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 6 4 10 और 5 2 7, 6 4 10 5 2 7, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 6 4 10 और 5 2 7, यानी कि 17 हुआ है, हासिल चला जाएगा 1 2 1 3 और 1 4। यहाँ पे 475 रुपये का सामान हुआ था जिसके के लिए उसने 500 रुपये दिया, यानी कि प्रॉफिट दुकानदार की कितनी हो गई, 475 माइनस कर देंगे 25 रुपये की प्रॉफिट हो गई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक आयत, ठीक है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था कि एक आयत
जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जब भी वर्ग बनाने का क्वेश्चन आ जाए तो दोनों का एरिया जो होता है बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले के एरिया को भाग दे देते हैं, ठीक है। मतलब छोटे वाले के एरिया से बड़े वाले के एरिया को भाग दे देते हैं। तो बड़े वाले के एरिया यानी कि ये जो आपका आयत होगा उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 6 हो जाएगी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसकी एरिया कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 गुणे 6 हो जाएगी। वर्ग का एरिया कितना होता है, 8 गुणे 6 आपका हो जाएगा पेन। हाँ चलिए कहाँ गया, हाँ तो इसका जो आपका एरिया होगा, एक सेकेंड पेन सेलेक्ट हो जाए, हाँ तो ये हो जाएगा 8 गुणे 6 और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं वर्ग का एरिया जो होता है 2 मतलब एरिया का साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप काट सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। यहाँ से आप आसानी के साथ इसको काट लेंगे और इसको काटने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, काट सकते हैं आप, देख लीजिए। दो से आपका कितने बार में कटेगा, 2 से आपका 4 बार में और 2 से आपका 3 बार में, और 4 गुणे 3 12 आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 बार में और ये ऐसे 3 बार में, और 4 गुणे 3 यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए 2 सेकेंड के अंदर आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि मेहमानों के बीच 5 लीटर नींबू पानी 50 ml क्षमता के गिलास में वितरित किया जाना है, अगर 35 मेहमान हैं तो कितना नींबू पानी बच गया। देखिए 5 लीटर नींबू पानी है, ठीक है, 5 लीटर है और 50 ml के गिलास में वितरित किया जाना है, जबकि 35 लोग हैं, 35 लोग को 50 ml देना है, ठीक है। 50 ml 35 लोगों को देना है और 5 लीटर है। 5 लीटर का मतलब कितना, 5 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, वो पीछे वाला देख लीजिए आप जिसको मैंने आपको बताया है, ठीक है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, लीटर का मतलब यहाँ पे अगर मीटर की जगह लीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1 2 3 स्टेप नीचे उतरना है, यानी कि 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी कि इसका जो मतलब 5000 मिलीलीटर ये हो जाएगा, ठीक है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो आप कितना कह सकते हैं दोस्तों, 5000 ml, ये 5000 ml हो जाएगा। और खर्च कितना हुआ, 50 गुणे 35, 50 गुणे 35 ही खर्च हुआ, ठीक है। 35 गुणे 50 करने से अच्छा है, या फिर आप कर ही लीजिए, ठीक है। 35 गुणे 50 करने से अच्छा है कि देखिए इसको हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया और इसको 2 से भाग दे दिया, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई 100 गुणे 17.5 कर लीजिए, ठीक है। 17.5 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1750 ml हो जाएगा, ठीक है। 1750 ml खर्चा हो गया, ठीक है। तो बचा कितना ml, बताइए, 3 लीटर 250 ml बचा, ठीक है। मतलब 3250 ml बचा, 3250 ml का मतलब 3 लीटर और 250 ml बचा, ठीक है। 5000 में से 1750 को माइनस कर लेना था। आसान सा क्वेश्चन था, ये भी बहुत कठिन नहीं था। चलिए ये क्वेश्चन एक आया हुआ था दोस्तों, ये सीरीज़ का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो हमेशा ही पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। ये जो सीरीज़ का क्वेश्चन है वो लगभग हमेशा ही पूछ दिया जा रहा है और अच्छे खासा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है +2 -2 +2 -2 n टर्म्स तक है, ठीक है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए इन दोनों का क्या करना है, मतलब इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो +2 और -2, +2 -2, अगर इनका जो संख्या होगा, देखिए इसके जो पद होंगे, जितने पद होंगे उनकी संख्या अगर सम होगी, ठीक है, सम होगी, यानी कि हम कह रहे हैं सम का मतलब कि इवन होगा अगर, ठीक है, इवन अगर होगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 पद होंगे या फिर 4 पद होंगे या फिर 6 पद होंगे, मतलब 2 का मल्टीपल में होगा, तो क्या होगा। यहाँ पे आप जरा अगर ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि 2 पद अगर हो रहा है तो प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जा रहा है, प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा वैल्यू। मतलब अगर इवन नंबर होगा, सम संख्या होंगी तो इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। अगर वहीं पे अगर आपका विषम संख्या होगा तो आप देखिए जरा, +2 -2 +2 या फिर +2 या फिर 5 का ले लीजिए, 3 का ले सकते हैं या फिर 5 का ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 5 का बाई चांस ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का ले लीजिए चाहे 3 का ले लीजिए, तो +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 1 ले सकते हैं तो 1 का भी 2 बच रहा है, ऐसे ही 5 लेंगे तो भी 2 बचेगा। यानी कि इस जो सीरीज होगा इसका जो आंसर आएगा, अगर विषम पद होंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर विषम पद होंगे तो 2 आएगा और अगर सम पद होंगे तो 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 n की संख्या अगर इवन है तो ये तो सही है, ठीक है। 0 n इज ऑड गलत है, ठीक है। -2 n इज इवन गलत है, 2 if n इज ऑड सही है,
ठीक है, 2 अगर n की पद विषम है, यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे था, इसमें पहला और चौथा ऑप्शन सही दिखा रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी विद्यालय में 2/7 विद्यार्थी लड़कियां हैं और यदि लड़कियों और लड़कों के बीच अंतर 117 का है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विद्यालय में 2/7 विद्यार्थियां लड़कियां हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर कुल मिलाकर के नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला जो होता है वो कुल होता है। मान लीजिए कि टोटल अगर बच्चे कितने हैं, 7 बच्चे हैं, तो 7 में से 2 लड़कियां हैं, ठीक है। अगर टोटल मिलाकर के 7 बच्चे हैं तो 7 में से 2 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, 5 हो जाएंगे। और मतलब 7 में से क्या हो गया, 5 लड़के हो गए और 2 लड़कियां हो गई, अगर टोटल संख्या 7 है तो, ठीक। और लड़कों और लड़कियों का अंतर दिया हुआ है। देखिए जरा, हमारे में अंतर कितना आ रहा है, 5 - 2 यानी कि 3 का अंतर आ रहा है, और इसमें अंतर कितना दिया हुआ है, 117, यानी कि 3 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, 3 की वैल्यू जो दे रखी है वो 117 दे रखी है। 3 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 117 दे रखी है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लड़कियों की संख्या यानी कि 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। आप देख लीजिए किससे गुणा किया हुआ है, और उसी से आप नीचे भी गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आपका आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 78 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हम कर लेते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर 78 हो जाएगा। या तो आप ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 117 × 2/3। यहाँ से आप काट लेंगे जो भी कटेगा और उसको गुणा 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एज से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि 10 वर्ष बाद मीना की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु से 5 गुनी अधिक होगी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 वर्ष बाद मीना की आयु, मतलब देखिए इसमें मैंने आपको बताया होगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में 3 स्टेप होते हैं। एक होता है आपका वर्तमान, ठीक है, एक इससे ऊपर जाएंगे तो भूत होगा जो मतलब पहले का, और आगे आने वाला भविष्य मान लीजिए, ठीक है। 3 काल होते हैं। प्रेजेंट की आयु लिखा हुआ है कि 10 वर्ष बाद मीना की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु से, मतलब 6 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु रही होगी, वर्तमान से -6 करने पे जो इसकी आयु रही होगी वह 10 वर्ष बाद की आयु का, ठीक है, 10 वर्ष बाद मीना की आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु के 5 गुनी होगी, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद मतलब +10 करने पे जो भी आयु आएगी, ठीक है, उससे जो है 5 उसके 5 गुनी होगी। मतलब इससे और इसको गुणा करने पे कितना आएगा, गुणा 5 करने पे ये वाली आयु आ रही है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उसकी वर्तमान आयु आपको बतानी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वर्तमान आयु लिखा हुआ होगा। जो भी आंसर आपके, देखिए बाई ऑप्शन अगर बनाना हो तो आप इसको कैसे करेंगे, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो क्या होगा, वर्तमान आयु दिया होगा। और अगर आपको ऑप्शन में वर्तमान आयु दे रखा है तो आपको क्या निकालना था, वर्तमान आयु दे रखा है, तो आपको इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करना है तो आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे, चलिए देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाना था, देखिए लिखा हुआ था कि 10 वर्ष बाद मीना की आयु जो होगी वो 6 वर्ष पूर्व की आयु के 5 गुनी होगी। मतलब अभी की जो भी आयु है उसमें 10 जोड़िए। जो वर्तमान ऑप्शन में आपके आंसर जो दिया हुआ है वो वर्तमान आयु दिया हुआ है। वर्तमान आयु में 10 जोड़ना है और वो क्या होना चाहिए, 5 गुनी है ना, यानी कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। सब में आप 10 जोड़ लीजिए, इसमें भी 10 जोड़िए, 22 आ रहा है। 22 क्या 5 का मल्टीपल है, क्या 5 से भाग होता है, नहीं होता है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। 10 में 10 जोड़िए, 20 आ रहा है। 20 क्या 5 का मल्टीपल है, हो सकता है ये आंसर हो। दूसरा देख लीजिए, 15 में 10 जोड़िए, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ये भी हो सकता है। ये नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके बच गए, ठीक है। कौन कौन सा, 10 और 15, ठीक। चलिए देख लेते हैं। अगर हमारा 10 वाला आंसर होता तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु, मान लीजिए 10 जो है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी अगर आंसर होता, ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपका आंसर होता तो 10 वर्ष पहले की आयु जो थी, मतलब अभी की वर्तमान आयु कितनी है, 10 है। 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी ये, ठीक। और 6 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी रही होगी दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व 4 साल की रही होगी, ठीक है भाई। आज के अभी 10 साल की है तो 6 वर्ष पूर्व 4 साल की रही होगी, 10 में से 6 माइनस कर देंगे, ठीक। अब देखिए क्या 4 का 5 गुना जो है 20 है, बिल्कुल है।
4 का 5 गुना 20 है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बाई ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं, बाकी का इसमें इक्वेशन वगैरह बनाने का कोई झमेला नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। आप अगर इस चीज़ों को सीख जाते हैं तो आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नीतू जो है एक गाड़ी चलाती है, इसको अपनी स्कूटी 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है स्कूटी से, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए और मीटर पर सेकंड में निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीतू जो है वो 25 मिनट में, ठीक है, नीतू जो है क्या कर रही है 25 मिनट में, ठीक है, 25 मिनट में 5 किलोमीटर चल रही है, यानी कि 5 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी दोस्तों, 1 किलोमीटर चलेगी। 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। आपको मीटर पर सेकंड में निकालना था, तो 5 मिनट में यानी कि अगर 1 मिनट में निकाला जाए, ठीक है, 1 मिनट में कितना चलेगी, अगर देखिए 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलेगी, ये बस अपना सोचने का तरीका है। 1 मिनट में जो है 200 मीटर चलेगी, ठीक है, 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर पर मिनट वो चल रही है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है दोस्तों, 60 सेकंड होता है, यानी कि 60 सेकंड में वो कितना चल रही है, 200 मीटर चल रही है, यानी कि 200/60 आपका क्या हो जाएगा, यही मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। काट लीजिए यहाँ से, और 20/6 आप सभी को पता होता है 3.33 इसका होता है, यानी कि 3.33 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी का आपका सोचने का तरीका है, आप चाहे जैसे सोचें, ठीक है। चलिए, मेरा सोचने का तरीका ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया अनु वाला, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन दोस्तों कुछ थे जो कि आपके 27 तारीख को पूछे गए थे। 24 तारीख के क्वेश्चंस में दोस्तों कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन एक देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था कि यदि एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वर्ग के भुजा को दोगुना कर दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्ग के भुजा को दोगुना कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। जैसे मान के चलिए, अगर हम इसको आसानी से निकालना चाहें, मान लीजिए 10/10 का कोई वर्ग है, उसके दोगुना कर दिया जाए, यानी कि 20/20 कर दिया गया। तो पहले 10/10 था, यानी कि इसका जो एरिया आ रहा था वो कितना आ रहा था, देखिए 10 × 10 अगर हम करते तो कितना इसका एरिया आएगा, 100 आएगा, ठीक है। 10/10 का अगर कोई वर्ग रहा होगा, अब ये कितना हो गया, पहले 100 रहा होगा, अब कितना हो गया, 400 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 4 गुना हो गया ना, 4 गुना हो गया। कई सारे फॉर्मूलेज पे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये 4 गुना हो गया 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अच्छा ये देखिए, ये थ्योरी से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि निम्न में से कौन सा भिन्न एक अनुचित भिन्न है। अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो होता है, उसका ऊपर वाला मतलब उसका जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे वाली वैल्यू से क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होती है, मतलब उसकी जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। तो जल्दी से आप करके देख लीजिए कि किसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। देखिए, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से छोटी है तो ये नहीं होगा, ऊपर वाली नीचे वाली से छोटी है ये भी नहीं होगा, ऊपर वाली नीचे वाली से छोटी है ये भी नहीं होगा, यानी कि ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, ठीक। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि ये देखिए लिखा हुआ था कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग सदैव होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन को यहीं विराम देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही प्यारा सा पूछा गया था, ठीक है, 24 तारीख में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा, पूछा गया था कि यदि ये संख्या दे रखी थी 24,668 x लिखा था 11 से विभाज्य है और ये जो है 9 से विभाज्य है, तो x + y अपॉन x - y का वो बताइए, क्या बताइए, मान बताइए कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आपको निकालनी थी और y की वैल्यू निकालनी थी। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यदि यह संख्या जो है वो किससे विभाज्य है, ये लिखा हुआ है कि 2, 4, 6, 7, 8 x, ये आपकी 11 से विभाज्य है, 11 से ही विभाजित होती है। तो 11 से विभाजित होने का नियम है क्या, आप सभी जानते हैं कि इनको जोड़ते जाइए। सम के स्थान पे कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक सेकेंड, विषम के स्थान पे और सम के स्थान पे जो मतलब उसका जो डिफरेंस होता है वो या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। देख लीजिए ज़रा यहाँ पे, ठीक है, 8 6 कितना हुआ, 8 6 14, 14 और 2
14 और 2 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7 4 11 हो रहा है, ठीक है। 11 को या तो शून्य बनाना है और या तो क्या बनाना है, 11 को देखिए यहाँ पे, मतलब आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो कितना था, 2 4 6 7 8 और x लिखा हुआ था। तो सबसे पहले आप विषम स्थानों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, देखिए 4 और 7 11 हो गया और प्लस x, 11 प्लस x कह सकते हैं, ठीक। और सम स्थानों को देख लीजिए, 2 6 8 और 8 और 8 16 हो गया, ठीक है। अब हमको या तो 16 और 11 प्लस x को जोड़ने पे या तो 11 आना चाहिए या तो शून्य आना चाहिए, शून्य ज़्यादा नज़दीक लगता है। और ऐसे हम देख लेंगे कि भाई 11 में क्या जोड़ें कि 16 आ जाए, 16 आ जाएगा तो 16 में से 16 माइनस करेंगे तब शून्य आ जाता है, ठीक है। तो 11 में 5 जोड़ने पे यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या का जो अंकों का योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 6 3 9 ये हो रहा है और 7 और 1 8 हो रहा है, 8 ही हो रहा है, यानी कि 8 को 9 बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 1। अब आपको निकालना है x प्लस y कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 5 प्लस 1 आपका 6 हो गया। यहाँ पे कुछ लैग कर रहा है, ठीक है। 5 प्लस 1 आपका 6 हो गया और 5 माइनस 1 4 हो गया, 6/4 यानी कि 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक है। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन था, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ आपके पूछ लिए थे। बहरहाल अच्छे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और इनके आप प्रैक्टिस ज़्यादा निरंतर करते रहिए। डेली का आप ज़रूर जो है क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं वो कहीं पे भी आपको जरूरी नहीं है कि अगर आपको हमारे नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कहीं और भी इसको देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। जिसका भी समझ में आता है उसका आप एनालिसिस ज़रूर देखिए दोस्तों। पेपर का एनालिसिस अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे अच्छे स्कोर करने से, ठीक है। क्योंकि पेपर रोज़ बदल रहा है और थोड़ा बहुत उसमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, जो आज पूछ लिया गया वो हो सकता है कल या फिर परसों पूछा जा सकता है। तो इस कारण से आपको ज़रूरी है कि आप डेली का एनालिसिस देखते रहिए। आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।